welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th economies chapter 4, which is globalization and the Indian economy. So let's begin. First question, until the middle of the 20th century, production was largely organized dash. तो बीच में 20th सेंचुरी के बीच तक जो प्रोडक्शन है वो कहाँ तक सीमित था, कहाँ तक ऑर्गेनाइज किया जाता था मेनली? आंसर इज ए, विद इन कंट्रीज। ये जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया जाता था, और ट्रेड जो था कंट्रीज के बीच में मेन चैनल हुआ करता था कंट्रीज को जोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन इज कॉल्ड एज। तो एक ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करे, ओन करे एक से अधिक नेशंस में, एक से ज़्यादा देशों में, ऐसे कंपनी को हम क्या कहेंगे? तो इसमें सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा सी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या MNCs या मल्टीनेशनल कंपनीज भी हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements is not correct about MNCs? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में सही नहीं है? आंसर इज डी, बी ओनली। तो बी ओनली जो है वो सही नहीं है। बी क्या है? दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल इवन इफ दे हैव टू अर्न लेस प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। MNCs जो है ज़्यादातर ये प्रॉफिट ड्रिवन होता है इनका मोटिव, सिर्फ इनको प्रॉफिट से मतलब होता है। ये लोकल पीपल को हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट ज़्यादा करते हैं, वेलफेयर पर ध्यान कम देते हैं। तो इनका मोटिव जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इनके बारे में सही नहीं है। बाकी स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि MNCs ऑफिसेज और फैक्ट्रीज लगाते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे उनको लेबर चीप मिले और अदर रॉ मटेरियल्स मिले, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उनको प्रॉफिट चाहिए तो जहाँ उनको सबसे सस्ता लेबर मिल जाए, अबंडेंट और चीप लेबर मिल जाए, वो वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाते हैं। MNCs जो हैं ना तो सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते हैं ग्लोबली, बट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। ना सिर्फ बेचने का काम करते हैं बल्कि प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। आप देखेंगे कि कई अमेरिकन कंपनीज जो हैं उनके लोकल यूनिट्स इंडिया में भी लगे होते हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सिर्फ सेलिंग एंड बाइंग ही नहीं, प्रोडक्शन के लिए भी MNCs जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बाय MNCs फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स? तो इनमें से कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्हें MNC जो हैं कंसिडर करती हैं कहीं भी अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने से पहले? कौन कौन से फैक्टर्स को ये देखती हैं? आंसर इज डी, A, B, C एंड D, सारे ही फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है क्लोजनेस टू मार्केट। क्लोजनेस टू मार्केट, अगर इनका फैक्ट्री जो है मार्केट से क्लोज होगा तो इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। तो जो स्किल्ड है और अनस्किल्ड लेबर जो कि चीप लेबर हो वो उन्हें सस्ते कॉस्ट पे मिल जाए, तो ये भी वो देखते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड, जहाँ पे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, ये सब उनको ईजिली मिल जाए, ह्यूमन कैपिटल, रिसोर्स, ये सब आसानी से मिल जाए, रॉ मटेरियल, तो ये सब भी ये देखते हैं, कंसिडरेशन करते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर दियर इंटरेस्ट, और ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो उनके फेवर में हो, उनके बेनिफिट में हो। तो आगे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कंपनीज को फैसिलिटीज भी देती है कि वो हमारे कंट्री में आए और प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएं। तो ये सारे ही फैक्टर्स MNCs कंसिडर करते हैं प्रोडक्शन यूनिट के लिए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एग्जांपल हो गया इजी लेबर लॉज, और जो लेबर लॉज होते हैं वो उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे कानून हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, लेबर्स के लिए, कि उनका वर्किंग कंडीशन जो है वर्क प्लेस पे वो सही हो और उन्हें पेड लीव मिले। तो ये सब ज़्यादातर जो है लिबरलाइज कर दिया जाता है, कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें छूट दी जाती है। तो ये लेबर्स को टेम्प्रोरी बेसिस पे रखते हैं, जब चाहे निकाला, जब चाहे एम्प्लॉय किया, और जितनी देर चाहे ये काम करा लेते हैं, और पेड लीव, ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं ये सब यहाँ पर लागू नहीं करते। और गवर्नमेंट भी इनको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि इनसे कई सालों तक कभी कभी टैक्स नहीं लिया जाता है, टैक्स हॉलीडे पीरियड हम कहते हैं इन्हें। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सप्लाई किया जाता है। तो ये कंपनीज़ भी ये सारे कंट्रीज़ का देख लेती हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो है किस कंट्री की बेटर पॉलिसीज़ इनको ऑफर कर रही है, वहाँ ये जाकर अपना प्रोडक्शन लगाते हैं। ये सारे फैक्टर्स, लेबर, क्लोजनेस क्या है मार्केट से, अवेलेबिलिटी है कि नहीं रॉ मटेरियल के, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज उनके लिए फेवरेबल हैं या नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड। तो जो पैसा जो कि यूज़ किया जाता है संपत्तियों को खरीदने में, एसेट्स मतलब संपत्ति, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीन्स हैं, और बाकी के जो औजार हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उनको खरीदने के लिए, तो ये
इसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे अप्रोप्रिएट टर्म जो है यहाँ पर होगा इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये बदले में आपको प्रॉफिट देंगी। तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एमएनसी इज कॉल्ड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट्स। Next question. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of the countries. How can it benefit to the local company of such joint production? तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कभी कभी लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करती हैं। ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है MNCs का लोकल कंपनी के द्वारा, ये लोकल कंपनीज को कैसे बेनिफिट करता है? आंसर इज ए एंड बी। तो इसका आंसर है ए एंड बी। पहला स्टेटमेंट है कि एमएनसी जो है प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। तो ये जो एमएनसीज है अपने साथ इन्वेस्टमेंट्स भी लाती हैं, पैसा लेकर आती हैं, और साथ में ये क्या लाती हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इनके पास जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है लोकल कंपनीज के पास, ये जो बेटर और एडवांस टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आती हैं, इससे भी लोकल कंपनीज को फ़ायदा पहुँचता है। तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो सही है कि उनको एडिशनल लोकल कंपनीज को एक तो पैसे से मदद मिल रही है और दूसरा टेक्नोलॉजी से भी मदद मिल रही है। तो ये दो स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट? तो इनमें से कौन सा सबसे कॉमन तरीका है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट करने का? आंसर इज ए, टू बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। तो ये सबसे कॉमन तरीका है कि वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती है, जो छोटी कंपनीज है लोकल कंपनीज है उनको ये ओन कर लेती हैं खरीद कर, और फिर प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती हैं। MNCs with huge wealth can quite easily do so. To take an example, Cargill Foods, a very large American MNC, has bought over smaller Indian companies such as Parak Foods. तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कारगिल फूड्स जो कि एक अमेरिकन MNC है, कंपनी है, उसने छोटे छोटे भारतीय कंपनियों को खरीदा है, जैसे कि पारक फूड्स। पारक फूड ने भी लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क बनाया था वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वेयर इज ब्रांड वॉज वेल रेपुटेटेड। तो एक रेपुटेटेड कंपनी को कारगिल फूड्स ने खरीद लिया और फिर इसको एक्सपेंड किया। अब कारगिल जो है इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। कारगिल कंपनी जो अमेरिकन MNC थी उसने अब वो क्या हो गई है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गई है एडिबल ऑयल की इंडिया में, विद अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। एक और तरीका है जिससे MNCs जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जैसे कि गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो जो लार्ज कंपनीज हैं वो छोटे कंट्रीज में, जो लोकल मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पर ऑर्डर्स दे देती हैं और उनसे सस्ते में लेकर के अपने ब्रांड नेम को चिपका करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया? तो अभी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है एडिबल ऑयल का इंडिया में? आंसर इज सी, कारगिल फूड्स। तो ये NCERT के अकॉर्डिंग है ये डेटा। Next question, Cargill Foods, a very large American MNC, has bought over smaller Indian companies such as dash। तो Cargill Foods जो कि बहुत बड़ी लार्ज अमेरिकन MNC है उसने छोटे छोटे इंडियन कंपनीज को खरीदा है, जैसे कि आंसर इज ए, पारक फूड्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ford Motors, one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world is, तो Ford Motors जो है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उसका प्रोडक्शन 26 कंट्रीज तक फैला हुआ है। वो कौन से कंट्री की कंपनी है? आंसर इज ए, एन अमेरिकन कंपनी। ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो ये इंडिया में कब आती है? तो ये जो फोर्ड मोटर्स है 1995 में इंडिया में आती है, और यहाँ पर इन्होंने चेन्नई में प्लांट लगाया था और किसके साथ कोलैबोरेट किया था? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट किया था फोर्ड मोटर्स, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ड मोटर्स came to India in 1995 and spent rupees 1700 crore to set up a large plant near Chennai. This was done in collaboration with Dash और फोर्ड मोटर्स हैज़ कोलैबोरेटेड इन इंडिया विथ। तो ये पूछ रहा है कि फोर्ड मोटर्स जो इंडिया में 1995 में आई थी और इन्होंने 1700 करोड़ लगा करके चेन्नई में एक लार्ज प्लांट इस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था, और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ हुआ था? तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फोर्ड मोटर्स ने किसके साथ इंडिया में कोलैबोरेट किया था? तो आंसर इज बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या है? एक मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कि जीप्स एंड ट्रक्स मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? तो इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शंस है व्यापार का, फॉरेन ट्रेड जो हम करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ? आंसर इज डी, ऑल द अबव। तो सारे ही बेसिक फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है कि फॉरेन ट्रेड जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स को टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, दैट इज मार्केट्स ऑफ द ओन कंट्रीज। तो जो फॉरेन ट्रेड जब हम करते हैं तो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबली प्लेस हो जाते हैं, वो ग्लोबली हम ट्रेड के लिए उनको दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका स्कोप और ज़्यादा बड़ा होते जाता है। ये एक मौका प्रोवाइड करता है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपना टैलेंट, अपना प्रोडक्ट शोकेस करने का वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में ग्लोबली। Producers can sell their produce not only in markets located within the country but also compete in markets located in other countries of the world। तो ये कंपटीशन भी प्रोवाइड करता है। जो बाकी जब एक दूसरे के साथ हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो जैसे कि हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में ट्रेड किया, तो जो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सामने एक कंपटीशन होता है कि ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनसे बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए जाए, ताकि लोग जो हैं हमारी कंपनी को हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे, ना कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी को। तो एक तरह को इनको ये कंपेल करता है कंपटीशन के थ्रू कि अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करे, क्वालिटी को इम्प्रूव करे और बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। तो फॉर बायर्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री इज वन वे फॉर एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। और साथ ही ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ही नहीं बेनिफिट पहुंचाता, आप जैसे हम जैसे ग्राहकों को भी ये फायदा पहुंचाता है। हमारे पास वाइडर वैरायटी ऑफ चीजें हैं जिनमें से हम चुन सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो लोकल कंपनीज, तो उनको एक मोनोपोली मिल जाता है कि वो क्वालिटी भी वैसा ही रख रहे हैं, प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास चॉइस नहीं रहता, उनको ही खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी कंपनीज आती हैं तो हमारे पास बेटर गुड्स जो हैं, बेटर चीज़ें जो हैं वो हम सेम प्राइसेस पे, या मतलब ऑप्शन है हमारे पास कि हम दूसरे कंपनीज को चुन सकते हैं अपने अपने नीड्स के हिसाब से। तो ये फ़ायदा प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को ही मिलता है फॉरेन ट्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन अ ईयर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज? तो एक साल के भीतर कितने परसेंटेज टॉय शॉप्स हैं जिन्होंने इंडियन टॉयज के बदले चाइनीज शॉप्स वहाँ पर शोकेस किए हैं? आंसर इज डी, 70 to 80%। तो 70 to 80% में जो है इंडियन टॉयज़ के बदले अब चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते, चीप और अट्रैक्टिव होते हैं और पूरे मार्केट में छा गए हैं, जिससे हमारा जो टॉय इंडस्ट्री है, इंडियन लोकल टॉय इंडस्ट्री, वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। इस वजह से, चाइनीज़ टॉयज़ की वजह से ये काफ़ी चीप होते हैं और ईजिली एसेसिबल है। तो इससे जो हमारा लोकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है। और अब मेक इन इंडिया के तहत हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, एक कला है ये टॉय मेकिंग का, जिसको आप देखेंगे हर स्टेट में यूनिक उनका खुद टॉयज़ है। तो उसको प्रमोट करते हुए गवर्नमेंट ने पहला टॉय मेगा क्लस्टर लगाया है कोप्पल में, कर्नाटका के। सिमिलरली नोएडा, उड़ीसा, ये लोग भी जो है हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर इंडियन टॉयज मैन्युफैक्चर किया जाए और हम चाइनीज टॉयज को कंपटीशन दे सके विद बेटर क्वालिटी एंड एट चीपर प्राइसेस। तो ये देखिए, ये रहा हमारा टॉय इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन। तो फॉरेन ट्रेड जो है क्या फैसिलिटेट करती है? फॉरेन ट्रेड्स एक मार्केट को दूसरे मार्केट से कनेक्ट करती है, कहाँ पर? आंसर इज बी, डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज में ये ट्रेड फैसिलिटेट करके इंटरलिंकिंग का काम करती है। क्या करती है? कंट्रीज को इंटरलिंक करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट? तो सबसे पहले कौन सा एकमात्र मतलब मेन साधन था जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरलिंक हो पाती थी? आंसर इज बी, ट्रेड। तो सबसे मेन चैनल था, बाकी और भी एग्जिस्ट करता था एजुकेशन, लेकिन सबसे मेन अगर चैनल पूछा जा रहा है तो वो बेशक ट्रेड हुआ करता था। हम एंशियंट टाइम से ट्रेड करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड। तो वो प्रोसेस जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्ट हो पाती है, इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश हो पा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आंसर इज ए, ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंट्रीज में डिस्प्ले होते हैं और दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल हैं। ये सब किसका ही रिजल्ट है? तो ग्लोबलाइजेशन का, जो इंटरलिंकिंग कर रहा है कंट्रीज के बीच में। तो 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज चेंज किए
और हम किस तरफ कौन से पॉलिसीज परस्यू कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, पहले जो भी प्रोडक्शन होता था वो हमारे कंट्री के अंदर होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं इंटर लिंकिंग हो रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट्स लगा रहा है और फॉरेन ट्रेड हो रहा है। लिबरलाइजेशन, हमने जो है पहले हम बिल्कुल फॉरेन कंपनीज को अपने कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करने देते थे, लेकिन अब हमने लिबरलाइज किए हैं पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये सब जो है हमने अलाउ किया है। और प्राइवेटाइजेशन, पहले जो था प्रोडक्शन के जो मीन्स थे वो ज़्यादातर सरकार ओन करती थी, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन पर भी फोकस है। Now, MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. और इन globalization को promote करने में कौन important role play कर रहा है, तो multinational companies. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। आंसर इज डी, ऑल द अबव। गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का, और मूवमेंट हो रहा है लोगों का भी कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल मूव थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। तो लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अक्रॉस क्यों मूव करते रहते हैं। आंसर इज डी, ऑल द अबव। इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन, इन सब के चलते लोग जो हैं दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग द कंट्रीज शैल रिजल्ट इन। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ग्लोबलाइजेशन एक कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़कर क्या रिजल्ट कर रहा है। आंसर इज बी, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। तो इससे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है। स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बोथ द एमएनसी ब्रांड्स एंड इंपोर्ट्स। तो सस्ते इंपोर्ट्स आने से ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है। आंसर इज डी, ऑल द अबव। टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, लिबरल पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की, जो फ्री ट्रेड को अलाउ कर रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्शंस कम दिया जा रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है कि वो ट्रेड बैरियर्स को कम से कम करवाए, कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को, इंटर ट्रेड को प्रमोट करे। तो इन सब के वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो रहा है। तो देखिए, रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है। इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, अभी हमारे पास बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, और ये देखिए जो कि इंश्योर करता है फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब। और यहाँ पर देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, साथ ही आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोडक्शन ऑफ, इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किसका एग्जाम्पल है। आंसर इज ए, ट्रेड बैरियर। ये एक ट्रेड बैरियर का, ट्रेड में बाधा है ये टैक्स एंड इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्री में बाहर से आ रही हैं, और एक्सपोर्ट वो होता है जो हमारी कंट्री से बाहर जाती हैं। तो इम्पोर्ट पर अगर आप टैक्स लगाते हैं तो चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, और अगर कोई महंगी चीज़ है तो वो एक तरह से ट्रेड बैरियर हो रही है, लोग उसको कम खरीदेंगे। तो ये जो है ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल है, ट्रेड में बाधा करता है। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू increase or decrease, regulate foreign trade and to decide what kinds of good and how much of each should come into the country। तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। ट्रेड बैरियर जिसमें टैक्स बैरियर है, टैक्स लगा देना ज़्यादा, जैसे लोगों से महंगी चीज़ों को कम खरीदेंगे। और कुछ होता है कोटा लगाना। कोटा लगाना मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से फॉर एग्जांपल मान लो 100 चीज़ें ही आएंगे हमारे कंट्री में, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का, ट्रेड में बाधाएं पहुँचाती हैं टैक्स, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर है उसने किसे स्प्रेड करने में मेजर रोल प्ले किया है। तो आंसर इज ए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। तो सर्विसेज देने का काम ये कर रहे हैं। Next question, the Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. Why was this considered necessary? तो जो भारत की सरकार है आज़ादी के बाद इस इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत सारे बैरियर्स लगाए थे।
रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। और उस वक्त ये नेसेसरी क्यों था, इसकी ज़रूरत क्यों थी कि हमें फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े? सो आंसर इज बी, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। उस समय हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए। तो अभी हमारा जो कंट्री तुरंत आज़ाद हुआ था, इंडस्ट्रीज़ बस आ ही रही थी 1950s और 60s में, और इस समय कंपटीशन जो बाहर के गुड्स थे उस स्टेज पर अगर हम इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन मिलता तो ये इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं डेवलप कर पाती, बिल्कुल भी नहीं आ पाती, क्योंकि उसी समय बिल्कुल नया नया ग्रोथ हो रहा था इन कंपनीज़ का और उसी समय इनको स्टिफ कॉम्पिटिशन मिल जाता। दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम। तो इसी से जो बहुत ही एसेंशियल थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो लोकली नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते थे सफिशिएंट क्वांटिटी में, उन्हें ही अलाउ किया गया इंपोर्ट के लिए। नोट दैट ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। तो उस समय हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ही हमारी प्रायोरिटी थे कि उनको किसी तरह हमें डेवलप कराना है, और इस समय इम्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन प्रोड्यूस कर देते, इसलिए हमने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगाए थे। ये सब जो है चेंज हो जाएगा 1991 के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ें सिनेरियो में आएंगी। ठीक है, लिबरलाइजेशन में हम फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो बैरियर्स हैं उनको कम कर देते हैं। Next question, which year witnessed the following major changes? Barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent, that is globalization, liberalization and privatization। तो कौन से साल में ये major changes ऑब्जर्व किए गए थे, जब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर से बैरियर्स हटा दिए गए थे टू अ लार्ज एक्सटेंट, और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जैसे पॉलिसीज़ को प्रमोट किया जाने लगा? सो आंसर इज बी, 1991 में। 1991 में ये सब चेंजेस हुए। The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. The decision was supported by a powerful international organization. तो भारत के सरकार को लगा कि 1991 में अब सही समय आ गया है जब हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनको कंपटीशन मिलना चाहिए। कंपटीशन जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है, कंपटीशन जो है हमेशा आपको अच्छा करने के लिए, बेटर इम्प्रूव करने के लिए कंपेल करता है। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब पॉलिसीज़ को अलाउ किया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, की क्वालिटी इंप्रूव हो और हमारे भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड क्लास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज। तो जब सरकार जो है बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आंसर इज डी, लिबरलाइजेशन। Question, tax on imports is one type of trade barrier. The government could also place a limit on the number of goods that can be imported. This is known as, तो जो सरकार है वो imports पे टैक्स लगा देती है, ये क्या है? एक प्रकार का ट्रेड बैरियर है। एक और ट्रेड बैरियर हो सकता है जब सरकार जो है कुछ चीज़ों के इम्पोर्ट पर, गुड्स कितने इम्पोर्ट होंगे उन पे एक लिमिट लगा दे। इसे हम क्या कहते हैं? आंसर इज डी, कोटास। इन्हें हम कोटा कहते हैं कि इतने से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं की जाएंगी, तो ये कोटा होता है, ये किसी पर्टिकुलर गुड्स के नंबर को लिमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज WTO स्टैंड फॉर? तो WTO का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो है 1995 में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ WTO? तो WTO का एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? आंसर इज सी, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए ताकि जो ट्रेड है उसका फ्री फ्लो हो सके अक्रॉस द कंट्रीज। तो ये काम कौन देखता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखती है। WTO एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबे। तो ये 1995 में सेटअप किया गया था और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? तो नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं, जो कि पहली महिला और पहली अफ्रीकन है जो कि डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं WTO की। तो ये आप ध्यान रखें कि WTO की डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO like organization say that all barriers to foreign trade and investment are dash। तो वर्ल्ड ट्रेड जैसी जो संस्थाएं हैं वो क्या कहती हैं कि जितने भी बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वो कैसे होते हैं? आंसर इज सी, हार्मफुल। ये सब हार्मफुल हैं, ये ट्रेड बैरियर्स और जो इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं ये सब नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। ये एम है WTO का।
लिबरलाइज करना ट्रेड के पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ WTO एट प्रेजेंट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्रीज जो हैं अभी मेंबर्स हैं? आंसर इज सी 164। तो 164 एग्जैक्ट नंबर में अभी 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और अगर ऑप्शन में आ जाए 160 तो ये भी सही है, क्योंकि जो आपका बुक है NCERT उसमें WTO के मेंबर्स को बताया गया है अबाउट 160। ये घटते बढ़ते रहता है, कभी कोई कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं, कभी हट रही हैं, तो इसलिए ये अबाउट 160 लिखा गया है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डैश कंट्रीज। तो WTO को किसके इनिशिएटिव पर स्टार्ट किया गया था? आंसर इज ए डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स हैं? आंसर इज सी A, B एंड C। तीनों ही ये स्टेटमेंट्स जो दिए हैं वो सभी इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो लोगों को ग्रेटर चॉइस मिलता है, इम्प्रूव क्वालिटी भी मिलती है और लोअर प्राइसेस मिलते हैं सेवरल प्रोडक्ट्स के। इसलिए आज के जो लोग हैं दे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। इंडस्ट्रीज जैसे कि सेलफोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज हैव कम अप। उसके बाद इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। तो ये जो MNCs आते हैं, अपने फैक्ट्रीज लगाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो नए जॉब्स क्रिएशन में भी ये मदद करता है। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, इन सबको भी फायदा पहुंचता है। तो ये सारी इम्पैक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन के। तो यहाँ देखिए लोगों के पास वाइडर चॉइस हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हमें देखने को मिला है, अर्बनाइजेशन को प्रमोशन मिला है, प्रमोट किया गया है इसके थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सर्विसेज के नंबर में इंक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, प्रोस्पेरिटी ऑफ लोकल कंपनीज का भी विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, और एक्सपोर्ट ऑफ लोकल सर्विसेज टू डेवलप्ड कंट्रीज। और हमारी जो लोकल सर्विसेज हैं उनको भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स दिए गए हैं कि जो इंक्रीज कंपटीशन हुआ है उससे हमारे कंपनीज को फ़ायदा पहुँचा है, न्यूअर टेक्नोलॉजी मिली है, प्रोडक्शन के मेथड्स और प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स भी बढ़े हैं, सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ लोकल कंपनीज़ का, और जो हमारे खुद के इंडियन कंपनीज़ थे वो खुद इमर्ज हो गए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरह, जैसे कि टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स में, इन्फोसिस IT, रनबैक्सी मेडिसिन में, एशियन पेंट्स में, और ये देखिए क्या है, सुंदरम फास्टनर्स, nuts and bolts are some Indian companies which are spreading their operations worldwide। तो इससे नए अपॉर्चुनिटीज भी मिले हैं जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT सेक्टर के में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं। और यहाँ देखिए कितने सारे सर्विसेज जैसे कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ये सब जो है चीपली किए जा रहे हैं इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड, और ये सर्विसेज जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द डैश। तो ग्लोबलाइजेशन से खास तौर पर उन ग्राहकों को एडवांटेज मिला है जो कि वेल ऑफ सेक्शन से बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे सेक्शन से बिलोंग करते हैं। कहाँ पर? आंसर इज बी, अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में ज़्यादा फायदा पहुँचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEZS। तो इनके फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज C. Companies who set up production units in special economic zones have to pay high taxes for an initial period of 5 periods। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कंपनीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाते हैं, अपने फैक्ट्रीज लगाते हैं, उनको कुछ शुरुआती पीरियड के लिए, कुछ शुरुआती साल के लिए टैक्स नहीं देना होता है। 5 ईयर्स हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है, कुछ भी ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये गवर्नमेंट सेटअप करती है, किसी एरिया को ये डिक्लेयर किया जाता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या फिर हम इन्हें गिफ्ट सिटीज़ भी कहते हैं। यहाँ पर सरकार जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ताकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये अट्रैक्ट हो इन फीचर्स को देखते हुए और यहाँ पर आए प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएं। इनको टैक्स जनरली जो है कुछ सालों में शुरुआत तक इन्हें टैक्स नहीं लिया जाता है, टैक्स हॉलीडे हम इन्हें कहते हैं, कुछ साल के लिए। बाद में ज़रूर इनसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन शुरुआती टाइम में, ईयर्स में इनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। बुक में 5 ईयर्स लिखा है, मोस्टली जनरली 5 ईयर्स होता है, पर
कोई भी पीरियड के लिए सरकार ये डिसाइड कर सकती है, 5 years 10 years, ये गवर्नमेंट के मर्जी पर डिपेंड करता है। What steps are taken by the government to attract foreign investment? तो इनमें से कौन से स्टेप्स हैं जो सरकार लेती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सके? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो इंडस्ट्रियल जोन्स, जिन्हें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, इन्हें सेटअप किया जाता है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। तो लिबरल लेबर लॉज जो हैं ये भी सरकार प्रोवाइड करती है ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन कंपनीज जो हैं यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सके। देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर कंपनीज को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि एम करते हैं वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कुछ सालों में, इन रीसेंट ईयर्स, गवर्नमेंट ने कंपनीज को इग्नोर करने का मतलब अलाउ कर दिया है कि ये जो कंपनीज हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए कई बार जो डिफिकल्ट लेबर लॉज होते हैं, लेबर के बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो कंपनी हिचकती है आने में, यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि ये फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार ने इनमें छूट दे दी है, लेबर लॉज को, बहुत सारे लेबर लॉज को इग्नोर किया गया है और यहाँ पर ये कंपनी आती है और ज़्यादातर ये जो है चाहे तो टेम्प्रोरी बेसिस पे वर्कर्स को रख लेती हैं। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली और फॉर शॉर्ट पीरियड्स टेम्प्रोरली, एंड जहाँ पर बहुत सारा काम भी होता है, व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, तो वो फ्लेक्सिबली वर्कर्स को अपॉइंट मतलब रिक्रूट करते हैं और फिर चाहे तो हटा भी देते हैं। ये जो है ये किया जाता है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर कंपनी। और कई सारे यहाँ पे जैसे कि वर्किंग कंडीशंस के लिए लॉज हैं वो सब लागू नहीं किए जाते, कितने आवर्स के लिए काम करना है ये सब भी लागू नहीं किए जाते। तो ये सब जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि ये कंपनीज अट्रैक्ट हो। हाउएवर, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस फॉर। तो ग्लोबलाइजेशन ने किसके लिए मेजर चैलेंजेस पोज कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं? आंसर इज बी, स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। तो इनको जो है बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है और अक्सर ये जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते स्टिफ कंपटीशन की वजह से। देखिए, बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज where the small manufacturers have been hit hard due to competition. The small industries in India employ the largest number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के बाद भारत में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। और कितने नंबर हैं वर्कर्स के? 20 मिलियन। तो ये जो इंडस्ट्री है इसके लिए ग्लोबलाइजेशन जो है चैलेंजेस खड़े कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, 20 मिलियन इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, अबाउट 20 मिलियन? तो आंसर इज ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज। Next question, faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly. This means that तो आजकल बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो वर्कर्स को फ्लेक्सिबली एम्प्लॉय करें। इसका मतलब क्या है? आंसर इज सी, वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। तो वर्कर्स जो हैं उनके जॉब्स सिक्योर नहीं होते, वो चाहते हैं उन्हें टेम्प्रोरी बेसिस पे एम्प्लॉय करना, जब मन चाहे उन्हें एम्प्लॉय करेंगे, जब मन चाहे उन्हें वर्क से बाहर कर देंगे। तो जितनी जब जैसी ज़रूरत है उस बेसिस पे वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। तो वर्कर्स की जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, ये इसका मतलब है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे एंजॉयड अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द डैश। तो ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं आजकल कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं? आंसर इज बी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेगुलर जॉब्स नहीं मिलते, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जहाँ पर जो है रेगुलर जॉब्स रहते हैं, जॉब सिक्योरिटी रहती है और साथ में कितने वर्किंग आवर्स काम करना है, लेबर लॉज लागू होते हैं। तो ये फ़र्क है, ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। लेकिन हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि आजकल तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी पहले जो बेनिफिट्स मिलते थे वो सब नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जो हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं लेबर लॉज में। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़्यादातर वर्कर्स कौन से सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। Next question, globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. This concept is known as, तो globalization जो है ऐसा globalization जो सबके लिए opportunities create करे और इंश्योर करे कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुँचे, हर सेक्शन तक पहुँचे, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो में हर किसी को इसके बेनिफिट्स पहुँचे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? आंसर इज डी, फेयर ग्लोबलाइजेशन।
While globalization has benefited well-off consumers and also producers with skill, education, wealth, many small producers and workers have suffered as a result of rising competition. So fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन गवर्नमेंट हेल्प इन फेयर ग्लोबलाइजेशन? तो सरकार फेयर ग्लोबलाइजेशन में मदद कैसे कर सकती है? फेयर ग्लोबलाइजेशन वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ना सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स ना सिर्फ वेल ऑफ सेक्शंस को ही मिले, बल्कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल वर्कर्स हैं, उन सभी को भी, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हैं, सभी को इसके फ़ायदे पहुँचे। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फेयर ग्लोबलाइजेशन। और इसमें सरकार कैसे मदद कर सकती है? आंसर इज सी, ए, बी एंड सी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है, इस तरह से सरकार फेयर ग्लोबलाइजेशन में मदद कर सकती है। पहला स्टेटमेंट है कि लेबर लॉज इंश्योर किए जाएं, कि लेबर लॉज जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो प्रॉपरली, एंड वर्कर्स जो हैं उनके भी अधिकार उनको मिले, उनको हम एक्सप्लॉइट ना करें। ज़्यादातर हमने देखा कि अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेबर लॉज में छूट दे दी जाती है, जिससे कि वर्कर्स जो है इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। ह्यूमन कंडीशंस नहीं होते वर्क के, उनसे जितनी मर्जी चाहे उतनी देर ये काम कराते हैं, बहुत ही कम पैसा भी देते हैं। तो ये सब सही नहीं है। लेबर लॉज को सही से लागू किया जाना चाहिए और उनके भी अधिकार को, वर्कर्स के अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। सरकार जो है वो सपोर्ट कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। तो हो सकता है उनको सरकार इन्हें फंड दे, एड दे, मदद करे और प्रमोट करे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, ताकि ये भी अपने परफॉर्मेंस को सुधार सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके इनके। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। इट कैन नेगोशिएट एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर रूल्स। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट। तो सरकार जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का यूज़ करें। हालांकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको मना करती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वहाँ पर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जा करके अपने जो हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। हमें कहना होगा WTO को कोई फेयर रूल्स दे, हमें अलाउ किया जाए कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स यूज़ करें। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये जनरली क्या करती हैं, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटी है, प्रोडक्शन यूनिट्स लार्जर है, ये हमारे कंट्रीज़ में गुड्स डंप कर देती हैं, जिससे हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है वो ख़राब हो रहा है। ऐसा ना हो, हमारी कंपनीज़ को भी मौका मिले। तो WTO में हम रूल्स के, फेयर रूल्स के लिए हम बात कर सकते हैं। तो अभी सरकार ने ऐसा किया भी है। हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो इस फेयरर शेयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है कि फेयर रूल्स कैसे हो WTO में, इसको हम ये एग्जांपल ले सकते हैं बुक का। इसमें बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका और इंडिया, तो अमेरिका को कहा गया कि आपका जो जितना एग्रीकल्चर GDP में कंट्रीब्यूट करता है उसका आप 5% जो है सब्सिडीज़ अपने फार्मर्स को दे सकते हैं। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहा गया कि एग्रीकल्चर जितना आपका GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसका आप 10% दे सकते हैं, क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्री हैं। फिर भी जो अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका 5% हमारे 10% से कई ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर है इनका एग्रीकल्चर में GDP में। और ये फेयर नहीं है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, हम ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं दे पाते हैं अपने फार्मर्स को एग्रीकल्चर फील्ड में, जिस वजह से ये फेयर नहीं रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं WTO को कि नहीं, हमें और ज़्यादा अनुमति दी जाए कि हम और सब्सिडीज़ दें, ये सब ट्रेड बैरियर्स लगाएं, ताकि जो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये, द गवर्नमेंट कुड लिबरलाइज द लेबर लॉज इवन मोर, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें लेबर लॉज को प्रोटेक्ट करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है ठीक से। तो ये 3 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट जो है फेयर ग्लोबलाइजेशन में मदद कर सकती है। सो आंसर A, B and C रहेगा इसका। पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो एक और पॉइंट है, गवर्नमेंट का तो रोल है ही, पर हमें एज अ पीपल ऑफ इंडिया कंट्री खुद भी एक विजिलेंट रोल प्ले करना होगा और स्ट्रगल करना होगा फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो ये देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स? तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं ट्रेड बैरियर्स के? आंसर इज C, A and B, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड कोटाज। ये 2 क्या है, ट्रेड बैरियर के एग्जाम्पल हैं। एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको भी ज़रूर करें। देखिए WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके इनिशिएटिव पर स्टार्ट किया गया था? तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के। इसका एम क्या है कि लिबरलाइज किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड को। WTO इस्टेब्लिश करती है रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाती है फॉर ऑल कंट्रीज एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। इन प्रैक्टिस ट्रेड जो है बिटवीन कंट्रीज इज नॉट फ्री एंड फेयर। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया हैव रिमूव्ड ट्रेड बैरियर, वेयर एज डेवलप्ड countries in many cases have continued to provide protection to their producers.
तो यहाँ पर आपको मैच करना है। तो MNCs जो हैं चीप रेट पर चीज़ें खरीदते हैं, कहाँ से? गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स, ये सब खरीदते हैं। कोटाज और टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज टू रेगुलेट ट्रेड, ये क्या है? ट्रेड बैरियर्स के एग्जाम्पल हैं। इंडियन कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अब्रोड, इसका क्या होगा आंसर? जो बड़ी बड़ी खुद MNCs बन गई हैं कंपनीज, तो ये टाटा मोटर, इन्फोसिस एंड रनबैक्सी जो है एग्जाम्पल है। IT हैज़ हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा? कॉल सेंटर्स। सेवरल MNCs हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ये सब आप मैच द फॉलोइंग है, इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व कर लेना है। ये देखिए, द पास्ट 2 decades ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ सीन रैपिड मूवमेंट्स इन, तो गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज़ में रैपिड मूवमेंट हुआ है कंट्रीज़ के बीच में। द मोस्ट कॉमन रूट क्या है इन्वेस्टमेंट का? बाय MNCs इन कंट्रीज़। तो ये क्या करते हैं? लोकल कंपनीज़ को खरीद लेते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ के लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैज़ बीन हिट हार्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा भारतीय इंडस्ट्री है, भारतीय उद्योग है जिसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ग्लोबलाइजेशन के कारण? तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए डी, टॉय इंडस्ट्री। हमने देखा कि कैसे 70 से 80% शॉप जो हैं उन्होंने इंडियन टॉयज़ के बदले चाइनीज़ टॉयज़ शो करने शुरू कर दिए अपने शॉप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रीज हैज़ बीन मोर बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से कौन से प्रकार की कंट्रीज को ज़्यादा फायदा पहुंचा है ग्लोबलाइजेशन से? आंसर इज डी, डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन MNC इज टर्म्ड एज। तो जो इन्वेस्टमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी करती है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इज बी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय। तो कितने वर्कर्स को स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में एम्प्लॉय करती है, क्या नंबर है उनका? आंसर इज सी, 20 मिलियन। 20 मिलियन वर्कर्स को स्मॉल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करती है। हमने पढ़ा भी था कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करने वाली इंडस्ट्री है स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो कि 20 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन। तो फोर्ड मोटर्स भारत में कब आए थे? आंसर इज ए, 1995 में। एडिबल ऑयल इन इंडिया विद द कैपेसिटी टू मेक डैश पाउचेस डेली। कारगिल जो कि अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है भारत में एडिबल ऑयल का, वो कितने कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या है? आंसर इज डी, 5 मिलियन पाउचेस डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, allowing private sector to set up more and of such industries as were previously reserved for public sector is called। तो जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाता है वैसे सेक्टर्स में जो कि पहले पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर था, वैसे कंपनीज में शेयर लेने का अलाउ किया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, इसे हम क्या कहते हैं? आंसर इज सी, प्राइवेटाइजेशन। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th economics chapter 4 which is globalization and the Indian economy। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।